हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HPAS एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिफरेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, और उसके साथ साथ हम देखेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि कितनी स्टेजेस में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, हर एक स्टेज को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है HPPSC के द्वारा फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। जैसा कि इस टाइम पे HPPSC के द्वारा इस साल की नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, और काफी लोग ऐसे हैं, काफी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं स्पेशली एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में कि क्या वो इस साल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यही कारण है इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, इसके अलावा भी हम मल्टीपल वीडियोज लेके आएंगे जहां पे सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, कैसे आपने इस एग्जाम को अपीयर या कैसे आपने इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखना, या जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, वो है रिजर्वेशन। यानी कि किस किस तरह की रिजर्वेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर दी जाती है फॉर दिस एग्जामिनेशन। सेकेंडली हम लोग देखेंगे जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एज रिलेटेड क्राइटेरिया, यानी कि कितनी एज, मिनिमम टू मैक्सिमम एज कैसी है, और रिजर्वेशन के बेसिस के ऊपर कितनी रिलैक्सेशन किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को दी जाती है। तीसरा हम लोग देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये एक वो क्वालिफिकेशन जो हर एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, चाहे उसके पास रिजर्वेशन है या उसके पास रिजर्वेशन नहीं है। ये तीसरी हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड कि हिमाचल प्रदेश या HPPSC के द्वारा किन किन कैटेगरीज के तहत रिजर्वेशन दी जाती है। एक चीज ध्यान रखना, किस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगी ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है उस साल रिलीज की हुई नोटिफिकेशन में। यानी कि हो सकता है कि जो कैटेगरीज आप इस स्पेसिफिक टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हो, उनसे रिलेटेड कभी नोटिफिकेशन में या उन कैटेगरी से रिलेटेड कोई पोस्ट हमें नोटिफिकेशन में ना देखने को मिले। तो आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर चेक करिए, क्लियर, कि क्या आपकी कैटेगरी के तहत जो है वो इस साल पोस्ट निकाली गई हैं या नहीं निकाली गई हैं। अगर आपकी कैटेगरी के तहत पोस्ट नहीं निकाली गई हैं तो आप लोग जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो। तो अगर मैं रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात करूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो आई थिंक जो पहले 4-5 है वो तो बिल्कुल क्लियर ही है कि एक्स सर्विसमैन क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, SC/STs क्या है। जहां पे सवाल आता है या जहां पे कंफ्यूजन आता है वो ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो कैसे या कौन इंडिविजुअल जो है वो पर्सन विद या डिसेबिलिटीज के साथ इस एग्जाम में रिजर्वेशन का जो अधिकार है उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहां पे कंडीशन है 40% डिसेबिलिटी की, या मैं ऐसा कहूं 40% स्पेशल एबिलिटी की, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल जो 40% से ज्यादा स्पेशली एबल्ड है या डिसेबल्ड है, उसके पास अधिकार है रिजर्वेशन का राइट एक्सरसाइज करने का। क्लियर, अगर किसी की 40% से कम है तो वो रिजर्वेशन या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत मिलने वाली रिजर्वेशन है उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। क्लियर, तो पहली बात है आपका जो सर्टिफिकेट है वहां पे जो डिसेबिलिटी है या स्पेशल एबिलिटी है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का, कंडीशन है यहां पे हिमाचल प्रदेश का फ्रीडम फाइटर है, उसके सन, डॉटर्स, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं रिजर्वेशन प्राप्त करने के लिए, रिजर्वेशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए, अगर किसी के जो दादाजी हैं, क्लियर, उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग या फ्रीडम फाइटर के रूप में जो है वो या देश की जो आज़ादी है उसमें अपना योगदान दिया है। और यहाँ पे कंडीशन एक और चीज ध्यान रखिए कि डॉटर या जो ग्रैंड डॉटर है अगर उसकी शादी भी हो गई है तब भी उनके पास रिजर्वेशन का अधिकार रहता है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत। इस साल जैसे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के तहत जो है वो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है, तो जो उनके बच्चे हैं, क्लियर, या वार्ड्स हैं, वो जनरल कैटेगरी के तहत जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, सेम की ग्रैंडसन, सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, OBC है, ST है, SC है। हर एक कैटेगरी के तहत जब भी आप रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहोगे तो आप लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस बार कमीशन ने फॉर्म भरते ही ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ योर फॉर्म आप लोगों से जो है वो सर्टिफिकेट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो ध्यान रखिए, आप लोग अगर रिजर्वेशन के तहत किसी वैकेंसी को फिल करना चाहते हो, रिजर्वेशन के तहत इस एग्जाम को फाइट करना चाहते हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउटसाइड हिमाचल प्रदेश है,
यानी कि ये सारा रिजर्वेशन का जो अधिकार है इसको सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जो बोनाफाइड हैं, हिमाचल प्रदेश के जो लोकल्स हैं, वही इसका रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। बाहर वाले चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी के भी हैं, उनको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करनी पड़ेगी। क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखिए, नो डाउट आउटसाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिमाचल में एग्जाम या हिमाचल के एग्जाम को फाइट करने की, लेकिन यहाँ पे एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यानी कि कमीशन आप लोगों से एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि आपने हिमाचल के कल्चर या हिमाचल के अंदर काम करना है, तो जो आउटसाइड हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के कस्टम का, हिमाचल प्रदेश के मैनरिज्म का, हिमाचल प्रदेश के लोकल डायलेक्ट का, ताकि वो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सके, क्योंकि इन सर्विसेज का मतलब ही ये है। क्लियर। तो आउटसाइड स्टेट के लिए जो कंडीशन है वो भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंडली हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकेंडली देखते हैं कि एज से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ये वो है जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखिए, जो एलिजिबिलिटी है या जो एज रिलेटेड क्राइटेरिया है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट है, और जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर मैं जनरल कैटेगरी के लोगों की बात करूं या एस्पिरेंट्स की बात करूं, तो इनके लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम में एज है वो है 35 ईयर्स। यानी कि 21 साल से पहले अगर कोई एग्जाम देना चाह रहा है वो एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है, और किसी की एज अगर 35 ईयर्स हो गई है जनरल कैटेगरी के अंदर, तब भी वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये सवाल आएगा कि वो कट ऑफ डेट क्या है, वो कट ऑफ टाइम क्या है। अब सुनिए, अगर मान लो 21 साल अगर आप जो है वो 21 ईयर्स के आसपास हो और कंफ्यूज्ड हो कि क्या आप इस एग्जाम को फाइट करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो एक डेट जो वो याद रखिए, अगर आप 02/01/200 यानी कि 2 जनवरी 2000 के बाद या इस तारीख को पैदा हुए हो, यानी कि अगर आप 2 जनवरी 2000 को पैदा हुए हो या 2 जनवरी के बाद पैदा हुए हो, तब भी आप लोग इस एग्जाम में फाइट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपकी जो है वो थ्रेशोल्ड है, ये आपकी कट ऑफ है, यानी कि 2 तारीख से पहले ही, यानी कि 1 जनवरी तक आपकी जो एज है वो 21 साल हो जानी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हो। अगर 1 जनवरी तक आपकी एज 21 साल नहीं हुई, मान लो 2 जनवरी को आप 21 साल के हो रहे हो, 3 को हो रहे हो, 4 के हो रहे हो, तो आप इस एग्जाम को फिल करने के लिए इस साल एलिजिबल नहीं हो। पहली क्लियर। दूसरी, जो 35 है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी एज है वो है 1 जनवरी 1986। यानी कि अगर मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो 1 जनवरी 1986 से पहले या इस तारीख को भी पैदा हुआ है, तब भी उसको ओवर एज कंसीडर किया जाएगा। आसान भाषा में, अगर मान लो कोई पैदा हुआ 2 जनवरी 1986 को, क्लियर, तो उसको जो है वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम में फाइट करने के लिए, तो 2, 3, 4। लेकिन अगर कोई 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले 1985, 84 जब भी पैदा हुआ होगा, तो उसको या वो इस एग्जाम में फाइट नहीं कर पाएगा, वो इस एग्जाम के लिए इनएलिजिबल है। आई होप ये जो कट ऑफ डेट है ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली कट ऑफ डेट जो वो ये जनवरी मानी जाती है, क्लियर, 1 जनवरी मानी जाती है। तो 1 जनवरी तक आपकी एज 21 साल हो जानी चाहिए, और 1 जनवरी तक या 1 जनवरी से पहले आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स जो है वो क्रॉस ना हो, तभी आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। सेकेंडली बात की जाए, अगर हम बात करें SC, ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो उनके लिए जो है वो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। मिनिमम सबकी 21 है, अपर एज में 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 ईयर्स तक जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। और वहां पे भी ये जो जनवरी वाला फंडा है ये एग्जैक्टली जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी कि यहाँ पे आप 5 साल जो है वो और माइनस कर लीजिए, तो उतने तक 40 ईयर्स तक जो रिजर्व कैटेगरीज के इंडिविजुअल्स हैं वो जो है वो इस एग्जाम को के अंदर फाइट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, दैट इज एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो सर्विस रिलेटेड रिलैक्सेशन रहती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। आई होप एक्स सर्विसमैन जो है उनको थोड़ा आइडिया रहे होगा, जितनी उनकी टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज रहती है उसको माइनस करके 3 ईयर या 3 ईयर्स जो है वो ऐड कर दिया जाता है, क्लियर। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है वो आई होप आपको जो सर्विस रिलेटेड कंडीशंस उनके बारे में काफी क्लियर कट आइडिया होगा। बाकी लोगों को समझाना जो मेरा मकसद था, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है ये डिफरेंट डिफेंस रूल्स के अंतर्गत जो है ये इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करवाई जाती है। यहां पे एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड एक चीज जो है थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए कहानी क्या है कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी वहां पे एक्स सर्विसमैन कितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं इसके बारे में कभी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया था।
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ने जो है वो अलग से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ था, जहां पे जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे वो सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स दे सकते थे इस स्पेसिफिक एग्जाम की। 3 अटेम्प्ट्स दे सकते थे, लेकिन क्लियर नहीं था। इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो 3 अटेम्प्ट्स दे पाएंगे सिर्फ HPAS की और जो हिमाचल पुलिस सर्विसेज होंगी उनकी। क्लियर? यानी कि जो डीएसपी की पोस्ट है या सो कॉल्ड एसडीएम की पोस्ट है, अब वो तो बाद में पता चलेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, लेकिन जो HPAS बनेगा या पुलिस सर्विसेज में जाएगा, वहां पे एक्स सर्विसमैन जो वो सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स दे पाएंगे, जो कि यहां पे मेंशन किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज है वहां पे एक्स सर्विसमैन की जो अटेम्प्ट है उसके ऊपर किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन ये वाला जो केस है वो हाईकोर्ट में पड़ा है, तो अगेन ये हो सकता है दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, ओपन टू चेंज है। तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्स सर्विसमैन को जो अपने सर्विस से रिलेटेड रूल्स हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास एज रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा है। 2 रिलैक्सेशंस हैं, यानी कि उनकी जो एज है वो 45 ईयर्स तक, अगेन जो 1 जनवरी है वो कट ऑफ डेट है, वो 45 साल की उम्र तक इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 एग्जाम्स में अपीयर होना चाह रहे हैं, यानी कि 2 सर्विसेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जब हमारा HPAS एंड अदर सर्विसेज का एग्जाम होता है तो वहां पे BDO की पोस्ट भी निकलती है, तहसीलदार की पोस्ट भी निकलती है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की पोस्ट भी निकलती है, HPAS की पोस्ट भी निकलती है। क्लियर? तो अगर वैसे तो नॉर्मली 45 ईयर्स है, लेकिन अगर वो पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर में जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उनकी जो एज का कंडीशन है वो 42 ईयर्स है। ठीक है, 42 साल की एज तक ही वो इन 2 सर्विसेज को फाइट कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सर्विसेज जैसे HPS वगैरह है, इन सर्विसेज को वो टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स जो हैं वो फाइट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यहाँ पे मतलब ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का मतलब यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर लगे हुए लोग, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर लगे हैं, हर एक, चाहे वो जो हिमाचल प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक है उनके अंदर लगे हैं, उनके पास जो है वो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। क्लियर? और इसके अलावा अगर बाकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में लगा है तो उसके पास जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी फर्म का, या जिस भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, अगर वहां से एनओसी मिलेगी तभी आप लोग जो है वो फाइनल इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो। और इस बार तो ये पहले ही सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो फिल करवा रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को अलग अलग जो है वो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। क्लियर? और लास्ट अगर हम बात करें दैट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप देश के नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेपाल भूटान बाहर से आए हैं और इस एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। तो ये तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन जो है वो है कि आप लोगों के पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब यहां पे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो फाइनल ईयर में है क्या वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, जो फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन है वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। क्लियर? कमीशन ने स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो प्रोविजनल होगी, यानी कि जब तक वो अपनी फाइनल मार्कशीट, क्योंकि अभी कोविड के कारण थोड़ा जो आपका एग्जाम है वो भी डिले हुआ है, और वैसे भी आपकी फाइनल मार्कशीट आते आते जिस तरह से एचपीयू वगैरह में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जैसे ही आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी आप लोगों को अपनी फाइनल मार्कशीट जो है वो कमीशन में सबमिट करवानी पड़ेगी। तो जो फाइनल ईयर बैचलर्स हैं या बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में है वो इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं अगर वो एज से रिलेटेड क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगेन कंडीशन क्या है कि उनको अपनी डिग्री जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। वैसे अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो वहां पे ये लिखा है कि विद इन 2 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसके 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको अपनी फाइनल मार्कशीट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो कमेंसमेंट है ये नॉर्मली ऐसा है कि कमेंसमेंट का मतलब बिगिनिंग है, कमेंसमेंट का मतलब कंक्लूजन है, ये थोड़ा सा ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन आसान भाषा में आप लोग अगर किसी तरह की कोई सप्ली वगैरह में नहीं फंसोगे तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं इस साल एग्जाम फाइट करने के लिए। आप लोग जो वो फॉर्म भरिए और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कमीशन को कॉल करिए या उनको मेल करिए। क्लियर? नेक्स्ट जो है ये एक और जैसे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जैसे इस टाइम पे मान लो वो इंटर्नशिप में है तो वो भी एलिजिबल है। क्लियर? वो भी एलिजिबल है क्योंकि उनकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे तब तक उनके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो मार्कशीट होना चाहिए, प्रॉपर जो है उनके पास डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो अगेन फाइनल ईयर में या एमबीबीएस के जो इंटर्न्स हैं इंटर्नशिप के दौरान भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं।
क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन। इस साल थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाई किया गया है, थोड़ा कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जहां पे हमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगेन जो कमीशन है, जो बेसिक चीजें हैं वो ये हैं जहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम रहता है कि क्या एक्स सर्विसमैन कितनी भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। यस, एक्स सर्विसमैन कितनी भी अटेम्प्ट दे सकते हैं अदर देन HPAS एंड पुलिस सर्विसेज। क्या मैं ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में हूं, मैं एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूं, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? यस, आप दे सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपकी डिग्री जो है वो जल्दी ही आ जाएगी। क्लियर। तो आप एग्जाम दीजिए बेझिझक होके, बेपरवाह होके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपकी एज है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। वैसे पर्सनली हम एडवाइस नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन अगेन किसी भी चीज को हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी भी एज में एफर्ट करना और आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप उस पर फाइट कर सकते हो। वो आपका अधिकार है जो कि आपको सरकार ने दिया है। क्लियर। तो ये तो है हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि जो HPAS का एग्जाम है वो कितनी स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम की स्टेज है वो है प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग का मेरा मतलब क्या है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। दूसरी बात, जो प्रीलिम्स है उसका जो नेचर है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि आपसे MCQs पूछे जाएंगे। अब इसमें और 2 पेपर्स हैं, वो कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी है मेंस, जो 900 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो, या 900 मार्क्स जो है वो पूरा का जो वेटेज है वो मेंस एग्जामिनेशन कैरी करता है। फिर इसमें मल्टीपल लेवल के ऊपर मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप लोगों को असेस किया जाता है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि एक वीडियो में इतनी मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में 900 मार्क्स का है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आपका है वो 150 मार्क्स है। आप ध्यान रखिए, आपको हर एक स्टेज जो क्वालिफाई करनी पड़ेगी, यानी कि स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे तो 2 में जाओगे, 2 करोगे क्वालिफाई तो 3 में जाओगे। नॉर्मली जितने स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं उसका 20 से मल्टीप्लाई कर लो, वो मेंस में जाएंगे। और जितने मेंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होंगे, उनका मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, उतने लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आएगी। नंबर वेरी कर सकता है, क्योंकि मेंस में आजकल हमने देखा है कि कम लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। यही कारण है इंटरव्यू में हमें थोड़े कम स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेंस में कंडीशंस जो वो बहुत ज्यादा है। अगेन हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी इसी एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा गहराई में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर आपके होते हैं, 2-2 घंटे के। एक ही दिन के अंदर आपको ये पेपर कंडक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश जीके नामक सब्जेक्ट से सवाल देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब कैसे प्रीलिम्स की जो है वो प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रीलिम्स का सिलेबस है, अगेन इसके ऊपर एक अलग से सिलेबस के ऊपर हमारा प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग से वीडियो आएगा, तो वहां से आप लोग जो है वो सिलेबस के साथ भी अपनी एसोसिएशन कर सकते हो। ये वाला जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये मेनली उन एस्पिरेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल नए हैं इस एग्जामिनेशन में, जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि ये एग्जाम है क्या। तो वो इस वीडियो को जरूर सुनिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है किस तरह का है। टोटल आपको 100 MCQs इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर। इस पेपर में देखने को मिलेंगे जनरल स्टडीज के 200 नंबर का, यानी कि हर एक MCQ जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, और जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी। क्लियर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की है। यानी कि जितने क्वेश्चन आप गलत करोगे, जितने मार्क्स के क्वेश्चन आप गलत करोगे, उसको 1/3 से डिवाइड कर लो, या 3 से डिवाइड कर लो, उतने नंबर जो है वो आपके फाइनल मार्क्स में से कम हो जाएंगे। यानी कि लेट अस सपोज आपने जो है वो 18 मार्क्स के, मान लो कि आपने जो वो 9 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव ही नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। अगर आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 9 क्वेश्चन जो वो गलत है, तो 9 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं? 2 नंबर का है, तो 18 मार्क्स के हैं। तो आप लोग जो है वो अपने जो फाइनल मार्क्स होंगे, लेट अस सपोज आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, जो है वो 50 सवाल आपके, ठीक है, मान लो आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपने माइनस कर लेने हैं 6, यानी कि जो 1/3 है आपके टोटल नेगेटिव मार्क्स का, उसको आपने फाइनल मार्क्स से जो है वो आपने क्या, कमीशन जो है वो आपके खुद करके ही देगा आपको माइनस करके। क्लियर। तो ध्यान रखिए, ये प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। आई होप जो सीरियस एस्पिरेंट्स उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि इन्हीं नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। सेकेंड है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली आसान भाषा में यहाँ पे आपको इंग्लिश,
जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है वो मेनली डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। रीजनिंग एंड जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो प्रॉफिट लॉस वगैरह वाले सब्जेक्ट के सवाल है वो देखने को मिलते हैं। अगेन ये भी आपका जो है वो उसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का ये रहेगा, 2 घंटे का पेपर है, हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो फाइनल मेरिट बनेगी, यानी कि आप लोग नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, यानी कि स्टेज 2 में आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मेनली डिवाइड करेगा तुम्हारा जो पेपर 1 है यानी कि जनरल स्टडीज। लेकिन जो पेपर 2 है इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जहां पे आपके जो मार्क्स हैं वो 66 या 66 से ज्यादा होने चाहिए। मोर देन 66 मार्क्स जो है वो आप लोगों को सिक्योर करने पड़ेंगे इस वाले पेपर में। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आप लोगों के एप्टीट्यूड टेस्ट में जो वो 65 या 60 मार्क्स आए, क्लियर, और जनरल स्टडीज में मान लो 200 में से आपने 150 मार्क्स ले लिए। 150 लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आते हैं नो डाउट, ऐसा नहीं है। जब कमीशन ने कुछ साल पहले मार्क्स रिलीज किए थे तो वहां पे 152 155 मार्क्स भी हम लोगों ने देखे थे, इतने नंबर भी आते हैं। लेकिन ये 150 जो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि प्रीलिम्स में इतने ज्यादा स्कोर आ जाए। कट ऑफ नॉर्मली जैसे इस बार जो कट ऑफ गई है आपकी वो 100 कट ऑफ गई है, 100 के आसपास कट ऑफ गई है, क्लियर। तो 150 मार्क्स लेना बहुत ही बड़ी बात है। मान लो अगर किसी के एप्टीट्यूड टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, 66 से कम नंबर उसके आए, तो चाहे जनरल स्टडीज में उसके कितने भी मार्क्स हो वो वैसे ही प्रीलिम्स से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो अगली स्टेज के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाता है। या अगर आप अगली स्टेज के लिए कंसीडर होना चाहते हो तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं होता है क्वालिफाई करना, लेकिन हमने कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो कभी सी सेट जो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्लियर। तो सी सेट जो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है सी सेट को, इसके ऊपर भी हम लोग कभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे, ताकि कोई भी एक एस्पिरेंट या कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को जो है वो ऐसा ना हो कि वो क्वालिफाई ना कर पाए एक छोटी सी गलती के कारण, क्लियर। तो यहां पे सिंपल सी बात क्या है कि जो जनरल स्टडीज हैं, अगर आपने सी सेट क्वालिफाई किया, फिर जनरल स्टडीज में एक पूरा मैथ जो है वो रैंकिंग होगा और कितने लोग इन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई करने हैं, उस हिसाब से जो है वो लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स विच दे स्कोर्ड इन जनरल स्टडीज पेपर, फिर उनको जो है वो मेंस के लिए भेजा जाएगा, क्लियर। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, डिसाइडिंग फैक्टर जनरल स्टडीज है। लेकिन जैसे ही आप मेंस में चलेंगे तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपने फाइनली या आप जो है वो फाइनली सिलेक्शन में या फाइनल लिस्ट में आओगे या नहीं आओगे। तो आई होप प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल 8 पेपर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, नॉर्मल 10वीं लेवल का रहता है। हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, दोनों 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, 3 घंटे रहते हैं मेंस में हर एक पेपर के लिए। ये जो दोनों पेपर हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपने सिर्फ इन जो पेपर है इनमें 40 नंबर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। 40 से ज्यादा जितने मर्जी कर लो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें 40 से कम स्कोर कर रहे हो तो आपके जो बाकी मार्क्स हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, आपको अगली स्टेज के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से सीसैट में डिस्क्वालीफाई होते ही आप प्रीलिम से डिस्क्वालीफाई होगे, उसी तरह से ये जो 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, 10वीं लेवल का ग्रामर है, ये जो 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, इनमें भी अगर आप इनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40 मार्क्स है, इनको नहीं अचीव कर पाओगे तो आप ऑटोमेटिकली मेन से बाहर होगे, बाकी मार्क्स जो है वो मायने नहीं रखेंगे। तो ध्यान रखिए, जो क्वालिफाइंग पेपर है इनको पास करना बहुत जरूरी होता है। इस बार हिंदी में बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे हैं, हिंदी में पास नहीं कर पाए, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उन्होंने 10वीं के बाद हिंदी लिखी नहीं है कभी, तो हिंदी में फेल हो गए। अब आप खुद सोचो, मतलब अब चलो नाम अगेन मैं नहीं लूंगा, होपफुली अगले साल को सिलेक्शन में आपको फाइनल लिस्ट में उनका नाम देखने को मिलेगा, तब मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन जब हिंदी में रह गया और जो नंबर वैसे थे बाकी सब्जेक्ट्स में वो बहुत ही अच्छे थे, तो आप सोच लीजिए कि ये जो क्वालिफाइंग पेपर है कितना जो है वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन। देखो यार, ये जो एग्जाम है ये बेसिकली आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो सीरियसनेस है, आपकी जो प्लानिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे कि यार हिंदी तो है कर लेंगे, इंग्लिश ही तो है कर लेंगे, क्लियर पूरे साल पढ़ी है, तो शायद आपको आपकी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हर एक की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर भी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो पैटर्न और जो एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होता है उसके ऊपर है। अब इसके अलावा जो पेपर आपके हैं, एक आपका एसए का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर रहता है। जो अब ये जो बाकी पेपर हैं इनके मार्क्स ऐड होंगे, इन्हीं में से डिसाइडिंग होगा कि आपको आगे भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, बशर्ते आपने इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई कर लिया।
एसए की बात की जाए तो एसए 100 नंबर का रहेगा। जनरल स्टडीज 1 है, यानी कि जो जीएस है, जनरल स्टडीज है, उसके 3 पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके साथ कुछ और सब्जेक्ट्स को, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, सोशल इश्यूज हैं, गांधीयन थॉट्स हैं। क्लियर। हिमाचल प्रदेश जीके जो है उसका नेचर चेंज हो जाता है, मेंस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हिमाचल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सबको जनरल स्टडीज के 3 अलग अलग पेपरों में विभाजित किया जाता है, और ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा जिस तरह से आप फाइनल एग्जाम में ग्रेजुएशन तक लिखते आए हो। और हर एक जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो 200 200 200 नंबर का होगा। यहां पे भी आप लोगों को जो है वो टोटल 600 नंबर का जनरल स्टडीज है, 100 नंबर का जो है वो आपका एसए का पेपर है। इसके अलावा आप लोगों को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब यहां पे मत सोचना कि पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का हुआ तो 2 ऑप्शनल चूज करने पड़ेंगे, नहीं। हिमाचल प्रदेश में आपको एक ही ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। उस एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर के, 100 नंबर के उसके 2 पेपर होते हैं। यानी कि जो एक ऑप्शनल आप चूज करोगे, हिस्ट्री कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से 31 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। 31 सब्जेक्ट हैं जिनको आप ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो, हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। क्लियर। पेपर 1 पेपर 2 100 नंबर के, तो ओवरऑल ऑप्शनल जो है आपका 200 मार्क्स का रहता है। क्लियर। तो हम बात करें तो टोटल मार्क्स जो हमें देखने को मिलेंगे फाइनल में, अब हिंदी इंग्लिश तो नहीं काउंट करेंगे, तो 900 में से जो है वो आपके मेंस के नंबर आएंगे, जिनमें 600 मार्क्स का जो है हमारा जनरल स्टडीज के हैं 3 पेपर, 200 नंबर का हमारा ऑप्शनल है, और 100 नंबर का जो हमारा एसए का पेपर है। तो 900 में से जितने नंबर आपके आएंगे, क्लियर, ये आगे इंटरव्यू के मार्क्स में ऐड होंगे और फिर डिसाइड होगा कि आप फाइनल लिस्ट में जा रहे हो या आपकी सिलेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस एग्जाम का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। इंटरव्यू 150 नंबर का ये। क्लियर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखिए, ये आप सब लोगों के सामने है। टोटल 31 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिलोसफी, लॉ, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, क्लियर, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड मेडिकल साइंसेज। तो ये आप लोगों को टोटल 31 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं इस साल। वैसे नोटिफिकेशन में 31 सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शनल चूज करना है, क्या नहीं करना है, जिनको क्लियर है, जिनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्फिडेंट है अपने सब्जेक्ट्स में, वो इन्हीं को ही चूज करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। जिनको नहीं क्लैरिटी है तो ऑप्शनल कैसे चूज करना है, इसके ऊपर भी अलग से स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो रिगार्डिंग दी सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शंस, कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करो अपने एग्जाम के लिए। क्लियर। तो ये हमारी सेकंड स्टेज है, 900 मार्क्स है, मेंस है। थर्ड स्टेज हमारा इंटरव्यू क्या है, टोटल 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, और फाइनल लिस्ट में जो है वो 900 और 150 नंबर, कितना हो गया, 1050। तो फाइनल 1050 मार्क्स में से आपके नंबर आएंगे, और वहां पे जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी, जैसे आप मेरिट आपकी बनेगी, चाहे कैटेगरी वाइज बने चाहे नॉर्मल बने, वो डिसाइड करेगा कि आपको फाइनल लिस्ट में आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो पूरे एग्जाम की हमारी जर्नी जो है इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर जो पैटर्न है इसके बारे में क्लैरिटी हुई होगी। क्लियर। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेशन रिगार्डिंग आवर इंटरव्यू, रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड पैटर्न ऑफ HPAS एग्जामिनेशन। इसके अलावा मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग जरूर और वीडियोस भी लेके आएंगे, ताकि वो लोग जो खुद इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो लोग जो है वो इजीली जो है वो इस एग्जाम को कैटर कर सके। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं जो हमारे द्वारा कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। इनसे रिलेटेड जो डेमो लेक्चर्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। यहाँ पे पूरा अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। मेंस का कोर्स है, प्रीलिम्स का कोर्स है, या हमारा जो प्रीलिम्स प्लस मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह है। अगेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर यहाँ पे लिखा है 7814622609, और हमारी जो ईमेल आईडी है वो tufani19@gmail.com। तो चलिए इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। एक सेशन अलग से नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।